फॉलोइंग आर द, ताज़ा ताज़ा चीज़ें ना तो साथ साथ कर लें। थोड़ा सा जल्दी से कर लो या अंदर हो जाओ, जगह दे दो। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालय लिमिटेड एंड मेथड लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। 45 मिनट आपने देने हैं दोनों सवालों के लिए आज। पीपीई आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स में मसला बताएं, अलग अलग पता नहीं चल रहा हमें कि हमने सब्सिडरी के कितने शेयर खरीदे हुए हैं और एसोसिएट के। इन्वेस्टमेंट्स बस इकट्ठी आ रही हैं, इन्वेंट्रीज आ रही हैं, डेटर आ रहे हैं, कैश इन बैंक आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, और ये चली जाएगी वर्किंग नंबर 3 में, और ये चली जाएगी वर्किंग नंबर 2 में। ऐसा ही है, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसका सवाल है? बैलेंस शीट का। और आपने बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सवाल में नहीं होना। अच्छा ये यार, ये एसी चलवाओ, और कोई स्टूडेंट जिसको मसला हो रहा है वो पिछली रो में शिफ्ट हो जाए। एसी चलवाओ, तो मुझे गर्मी लगने लगी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर को मसला हो जाए तो फिर पूरी सवारियाँ ही परेशान होंगी। 31 दिसंबर 2020 ईयर एंड है हमारा, और 1 अप्रैल 2020 मिड ऑफ ईयर। HL acquired 90% shareholding in ML at 220 million, which was recorded as cost of investment by HL। तो बताएं जी, 220 किसके अंदर पड़ा हुआ है? 4320। तो HL acquired 90% shares in ML। ML कौन है? सब्सिडरी। असल में डेटा भी सब्सिडरी का ही है, एसोसिएट का डेटा ना नीचे अदर इंफॉर्मेशन में देगा। Which was recorded as cost of investment. It includes 220. It includes professional fees of 30 million for advice on acquisition of, किसी ने मशवरा दिया था, उस मशवरे की उसने फीस मांगी थी 30 मिलियन। क्या 30 मिलियन 220 में पड़े होने की वजह से रिकॉर्ड हो चुका है 4320 में? ऐसा ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4320 में 220 पड़ा है, इसमें 30 मिलियन क्या है? बोलें बोलें। ये 30 होगी प्रोफेशनल फीस, ये कहां जानी चाहिए? एक्सपेंस में। ये बाकी पेमेंट ना सऊदी किंग को ही है। तो 220 माइनस 30 बोले 2190। बाकी पेमेंट सऊदी किंग को ही है। तो आसान सी एडजस्टमेंट थी जैसे हमने क्लास में पहले की हुई है। 1 अप्रैल को पेरेंट ने 90% शेयर खरीदे हैं सब्सिडरी के एट अ कॉस्ट ऑफ 220 विच वॉज रिकॉर्डेड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 220 इसमें पड़ा हुआ है। आगे उस 220 में क्या मसला है? इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी ऑफ 30 फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ एमएल। अब मेरे ख्याल से ऐसे करें, इसको काट दें, क्योंकि 30 और 2190 का हमने अलग अलग हिस्सा कर लिया है। ये पेमेंट सऊदी किंग को ही है, और ये बोले 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 प्रोफेशनल फीस। डन। अब आप करेंगे क्या? जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना शुरू करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे कितनी? 4320। 4320 में से पहले माइनस करें 30 के अलावा वाला 2190। 2190 को माइनस करके कहां ले जाएंगे? वर्किंग वन में। डन। और 30 रुपए को जो माइनस करेंगे, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री किसी को याद हो? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी, कर दी। और वर्किंग नंबर 3 CRE डेबिट, ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर देंगे। डन। चलें जी, नोट कर लें। हल्के फुल्के किताब पे अगला सफा खाली, अगला सफा नहीं खाली किताब पे आने लगी। ओहो नहीं, उससे अगला खाली है। छोटा छोटा कहीं रजिस्टर पे नोट करते रहे जो चीज नोट करने वाली है। ये मेरे ख्याल से कवर होगी। आगे चलें, अगले पॉइंट पढ़ूं।
इस 30 रुपए की एंट्री किसी को ज़बानी याद हो तो बता दे। एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये खर्चा होता है, गलती से खर्चों की बजाय इन्वेस्टमेंट में चला गया होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी इन्वेस्टमेंट्स में बैलेंस पड़ा है, पता नहीं अब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स में अभी भी बैलेंस पड़ा है। ओके जी आगे चलें। वर्किंग बैलेंस शीट का सवाल करें, वर्किंग सिक्स की जरूरत पड़ी कर लेंगे, वर्किंग सिक्स की जरूरत पड़ी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी नेक्स्ट, एट एक्विजिशन डेट एमएल रिटेन्ड अर्निंग और 700, शुक्र है। ओपनिंग क्यों बोलते हैं भाईजान, यकम अप्रैल की है, बस प्री मिल गई, खत्म बात ओवर, प्री मिल गई, कितनी है 700, और एसआरई का अकाउंट खोल के तो डाल दीजिएगा, मैं इतनी जटिल बातें आपको नहीं बता रहा। तो वर्किंग सिक्स सब करने की जरूरत नहीं है, और वर्किंग सिक्स हो भी नहीं सकती थी इस सवाल में क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन नहीं है, वर्किंग सिक्स हो भी नहीं सकती थी, प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन नहीं है, तो ऐसे ही बैलेंसिंग भी नहीं निकल सकता क्योंकि ओपनिंग रिटेन अर्निंग भी नहीं है। मैं घर से पढ़ के आया हूं सवाल। अच्छा ओपनिंग रिटेन अर्निंग भी वर्किंग सिक्स नहीं हो सकती, भाईजान बताएं क्यों, आप घर से सवाल पढ़ के आए हैं। अच्छा ये कौन सी आ रही है, क्लोजिंग, यानी कि 31 दिसंबर 20 वाली, ये कौन सी आ रही है, यकम अप्रैल 20 वाली। अब बीन बजाएं, ना प्रॉफिट गिवन है ना यकम जनवरी 20 वाली आ रही गिवन है, तो वर्किंग सिक्स उम्रों के भी घोड़े दौड़ा दें तो नहीं कर सकते आप। आगे चलें, ऑन एक्विजिशन डेट, खुदा के लिए ये एडजस्टमेंट ना कहिएगा, मुझे करा दें। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय एमएल, बीवी 0 व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय एमएल, बीवी शायद इंटरनली जनरेटेड हो। द फेयर वैल्यू वाज 0 और 160 का डिफरेंस, एसेट डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन में आप जो गलती सिर्फ ये कर सकते हैं अमोर्टाइजेशन में कि गलती से आप 9/12 करना भूल जाएंगे, ये गलती का चांस था, तो ये गलती हो सकती थी। अमोर्टाइजेशन आपने कितने महीने की चार्ज करनी है, 9/12, क्योंकि करंट ईयर में खरीदा है और यकम अप्रैल को। इजी मार्क्स पेपर में मिलते हैं, कंसोलिडेशन का 70-80% सवाल पास्ट में से होते हैं जो पढ़ा होता है। ओके अच्छा यार, ये ना रीस्ट्रक्चरिंग हमारी पेंडिंग है, अभी हमने IAS 37 के बाद करेंगे, लेकिन ना इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना होता है। ये कोई रीस्ट्रक्चरिंग चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी नहीं हुई, इस एडजस्टमेंट को आपने घर में इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि इसे कुछ करवाऊंगा मैं, इसे परमानेंटली इग्नोर करना है, इसकी वजह पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ओके यार, अगर आप ये काम कर देना तो आई विल रियली अप्रिशिएट यू। वर्किंग 7 बना दें, जो मैंने हाईलाइट किया उससे, वर्किंग 7 बना दें। FR1 की क्लास है आपकी, अच्छा अभी टीचर नहीं आया आपकी। सिर्फ हाईलाइटेड से कल की क्लास ली थी, कल की क्लास सब ने ली थी, तो जरा वर्किंग 7 ट्राई करें, बनती है। MCQ नंबर 15 और 16 किया था। जी कितने लोगों ने कर लिया? क्लोजिंग और प्री नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? क्लोजिंग और प्री नहीं मिल सकता, ये वाला ना पढ़ो, ये मैं बताता हूँ क्या है। क्लोजिंग और प्री नहीं मिल सकता, जितनी मर्जी जान मार लो, उम्रों के घोड़े दौड़ा लो, इधर क्लोजिंग और प्री नहीं मिल सकता। क्या करें मजबूरी में? कल किसी को याद हो क्लोजिंग और लेकिन फिर तो डिविडेंड भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान प्रॉफिट और डिविडेंड पड़ा होता है, तो फिर तो वो भी डालना पड़ेगा। ओके, ऑन यकम जनवरी HL acquired 35% शेयर होल्डिंग इन PL लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग 1500 मिलियन। क्या एसोसिएट की बैलेंस शीट दी है या बैलेंस शीट की बजाय इसका रेलिवेंट डाटा दे दिया है?
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जी, कॉस्ट बोले 1500। दिस ओ बबलूज 1500 यहां से भी तो माइनस कर दें, ऐसा ही होगा ना, 1500 यहां से माइनस भी तो करेंगे। अगर सवाल खामोश हो तो एंट्रीज हो चुकी होती हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में ये पड़ा होगा। 1500 यहां से माइनस करके यहां पे डाल दें। ओके चलें जी, दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट एज ऑन, इज कैरिड एट कॉस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 20। तो कहां कैरी हुई होगी? ये कैरी हुई होगी, यही कैरी हुई होगी ना, ये इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट होती हैं तो यही कैरी हुई होगी। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट एज ऑन 31 दिसंबर। वेयर इट इज कैरिड, सोचें सोचें सोचें, ये 4320 में इट इज कैरिड। ओके अच्छा जी, मुझे पोस्ट चाहिए, क्या क्लोजिंग और प्री का डाटा अवेलेबल है? नहीं, मुझे पोस्ट के प्रॉफिट्स चाहिए, पोस्ट पैट चाहिए, बल्कि पोस्ट पैट में भी अपना हिस्सा जितने महीने से खरीदा हुआ है वो मुझे चाहिए। अब डेट ऑफ परचेज बता दें। ओ साल का पहला दिन है तो मजे हो गए, आसान हो गया। डेट ऑफ परचेज क्या? साल का पहला दिन। तो 910 पूरा साल हमारा है या 910 का पूरा साल का 35% हमारा है? अब हम पोस्ट पैट से चल रहे हैं, 910 इंटू 35%, 318.5। अब क्या डालना पड़ेगा? डिविडेंड डालना पड़ेगा। डिविडेंड सारा हमारा है या डिविडेंड का 35% हमारा है? जी बोलें कितना? 490 इंटू 171.5 किधर है? मार्कर सारे फर्क हो गए। 171.25 ओ कैरी डाउन क्यों निकाल रहे हो? नीचे एडजस्टमेंट अंकल ने करनी है, बहुत जल्दी पड़ी है, एडजस्टमेंट्स भी तो है ना। अच्छा अच्छा मोहतरम, यहां पे मैं कुछ और आपसे सुनना चाह रहा था, लब पे आती है, सुनना चाह रहा था। कौन बोला है? ये कौन बोला है? सीआरई। एक्सेलेंट, ये जो दो लोग बोले हैं, आई रियली अप्रिशिएट। इन दोनों को नेट करके सीआरई में लेके जाना है। कल के क्लास याद है? इन दोनों को नेट करके सीआरई में लेके जाना है। इसलिए मैं कहता ताज़ा ताज़ा कर लें, फिर ये सवाल अगर अपने अगस्त में उठाए तो फिर परेशान होंगे। तो सीआरई में बताएं एआरई कितनी लेके जाएंगे? 31.5 माइनस 171.5। काश क्लोजिंग माइनस प्री होता तो डायरेक्ट ये फिगर निकल आनी थी कि 147। ये एआरई आ गया। क्या चीज? ये 30 तो प्रोफेशनल फीस है उसकी, वो तो पड़ी हुई है। इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी ऑफ 30। प्रोफेशनल फीस खर्चा होता है, खर्चा इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा होना चाहिए, नहीं पड़ा होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, खर्चा डेबिट। क्या चीज? ट्रिपल, अच्छा ये ना जरा दोबारा फिर सारी बात समझ लें, तो पुरानी बात शुरू हो गई है। जरा इधर देखें, एचएल ने एक्वायर किए 90% शेयर होल्डिंग इन एमएल एट 2220 विच वॉज रिकॉर्डेड बाय एचएल। 2220 इसमें पड़ा है, ये बात समझ आ गई? कैसे पता चला? विच वॉज रिकॉर्डेड, इट इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 30। इसका मतलब है इट इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 30, यही मतलब है इसका। बाकी पेड टू सौदी किंग होगा, बाकी पेड टू सौदी किंग होगा कितना? 21। इसका मतलब है 2190 की सही एंट्री होगी भी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। 2190 को यहां से निकालें, यहां से अब पड़ा हुआ है ना, ये तो मैंने बताया कि इसमें पड़ा क्या हुआ है, ऐसा ही है। अब इसमें माइनस करें यहां 2190,
और माइनस करके वर्किंग 1 में ले जाएं, और 30 इधर पड़ा हुआ है तो 30 को माइनस करें यहां से और माइनस करके खर्चों में ले जाएं। यही मैंने किया। अब मेरे ख्याल से शायद ज्यादा बेहतर समझ आ गया हो, फेस पे लाके मैंने शो कराया आपको। मैं मान रहा हूं थोड़ा सा ना उसने जरा कंफ्यूजिंग सा डाला था फिक्रा। 220 फिर 220 में पड़ा हुआ है 30, तो 30 को अलग से निकाल दें। जब 30 निकाल दिया तो बच क्या गया, अब 2190 को निकाल दें। चलो यार हम तो इधर थे, डन हो गया जी। अच्छा, सवाल हमारा खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। लेकिन इसको पहले जरा सवाल को ओवर कर लें। HL रिकॉर्डेड इट्स शेयर एज, उसने अपनी अदर इनकम में डाला हुआ है। अगर P&L बना रहे होते तो लेस कर देते, लेकिन बैलेंस शीट के एंगल से पेड वाले डिविडेंड को कुछ भी नहीं करना होता। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय HL इन ML एंड PL। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है? ये कोई आपस की सेल अगर है तो आफ्टर एक्विजिशन है या फॉर द ईयर है? आफ्टर एक्विजिशन है। तो वो जो एक सवाल किया था ना पास पेपर क्वेश्चन 4 में, वो उस वाले चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। सब्सिक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट के बाद आपस की ट्रांजैक्शंस। अच्छा ये बता दें, ML के स्टॉक में पड़ी चीजें जो HL से बाय की हैं, तो सेलर कौन है? HL। और बायर कौन है? तो ये क्या हो गया? अब ये एडजस्टमेंट अगर मैं आपको कराऊं तो मुझे शर्म सी आती है। PL कौन है? यार PL यहां पेरेंट नहीं है। ये आई क्या है, तो बोंगियां मारी हैं। PL यहां पीयर्स है, एसोसिएट है। ठीक है, तो P से मुराद P नहीं होता हर वक्त। तो P कौन है? एसोसिएट की इन्वेंट्री में पड़ा है जो चीजें किससे खरीदी हैं। ये सेल टाइप चीजें दे रहे हैं या डायरेक्ट अनसोल्ड दे रहा है? सेल तो नहीं दे रहा, डायरेक्ट अनसोल्ड दे रहा है। सेल नहीं दे रहा, डायरेक्ट अनसोल्ड की फिगर दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है, सोल्ड की फिगर नहीं दे रहा। तो ये क्या है? इसको बैलेंस शीट में कैसे करना है? अगर ये मैं आपको बताऊं तो इट्स सॉरी, इसमें एंड पे ये बात याद रखिएगा, पीस शेयर वाली। रिसीवेबल फ्रॉम, तसल्ली से जरा, रिसीवेबल फ्रॉम, ये जिसमें समझ नहीं होती है। रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी इन द पेरेंट बुक्स, इन द पेरेंट बुक्स। रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी इन द पेरेंट बुक्स। अच्छा एक मिनट, अब मैं क्या एज्यूम करूं, दूसरे ने भेज दिया होगा या दूसरा इसे पेएबल कह रहा होगा? अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं रिसीवेबल है और आपकी तरफ से कोई फोन नहीं आया मैंने पैसे भेजे हैं, तो आपकी नजर में वो, तो इसलिए 840 में इधर और इधर 560 में, इन दोनों को कैंसिल करेंगे। -74 पे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरे की बुक्स में एज्यूम करने पेएबल है, दूसरे की बुक्स में ये जम्पशन नहीं लेने के भेजा और रास्ते में है। ये 74 हो गया। इसका क्या करें? पेएबल टू एसोसिएट एज पर पेरेंट बुक्स। पेएबल टू एसोसिएट एज पर पेरेंट ने उसको देने हैं पैसे। पेएबल 90, लेकिन एसोसिएट की बैलेंस शीट हमें दी हुई, अगर दी भी होती तो कैंसिल हो नहीं सकता था। 98 को शायद पड़ा रहने दें। अब वो जो उसने पूछा था ना आई कैप ने कि लिस्ट डाउन द इंफॉर्मेशन विच हैज नो इफेक्ट, तो बस आपने एक चैन ये लिखनी थी 98 पेएबल टू PL हैज नो इफेक्ट। कोई ज्यादा लॉजिक्स नहीं देनी थी। लिस्ट का मतलब होता है लॉजिक नहीं देनी, लिस्ट डाउन, लिस्ट बना दें। तो आपने बताना था दिस 98 हैज नो इफेक्ट। डन। आगे चलें। HL वैल्यूज NCI एट फेयर वैल्यू। शर्म सी आ रही है, एंड पे नंबर रखे होते हैं। ये देखें, ये सारे नंबर इसने रखे हुए थे पेपर में, ये सारे इसने मुफ्त के नंबर रखे हुए थे। तो अब फंस जाता है बंदा ऊपर वाली लाइनें पढ़ के, छो और ये भी मुफ्त का नंबर रखा हुआ था 0.2। ओके यार एक चीज मुझे बताएं, अगर आप आ ही गए हैं, अच्छा 0.3 अल्लाह का शुक्र है करना कुछ नहीं था, बच्चों को समझ भी नहीं आया, किया भी कुछ नहीं उन्होंने तो अच्छा अब आप एक चीज मुझे बताएं, ये आपने ये जो अभी मैंने क्लास करवाई है लेक्चर नंबर 83, इसमें आपने नेट एसेट से खेला था। क्वेश्चन 10 अभी आपको एक कराया था नेट एसेट से। ये एक इंफॉर्मेशन उसने देने की कोशिश की थी। इससे मैं कोशिश करके ना करता हूं कि मैं
क्लोजिंग माइनस प्री टाइप बना लूं। इस इंफॉर्मेशन से मैं कोशिश करता हूं कि क्लोजिंग माइनस प्री टाइप कोई चीज बना लूं ताकि मेरी ये वाली चीजें अवॉइड हो जाएं। मैं एक एफर्ट करने लगा हूं कि मुझे नेट एसेट्स दिए हुए हैं, तो नेट एसेट्स एक क्लास में सर ने शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग के नाम से बनाए थे। तो शेयर कैपिटल तो एसोसिएट का मुझे दिया नहीं हुआ, रिटेन्ड अर्निंग भी नहीं दी हुई, लेकिन नेट एसेट्स दिए हुए हैं। तो मैं एक कामयाब या नाकाम कोशिश करने लगा हूं, क्योंकि पेपर में जब ये लाइन आएगी तो मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता, मैं तो पढ़ूंगा इसको और इससे भी कुछ करने की कोशिश करूंगा। तो वो जो मैं कोशिश करूंगा पेपर में, वो मैं आपके सामने अब करने लगा हूं। ये क्या है? एसोसिएट। ये उसके क्या हैं? क्लोजिंग है। क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं। कितने हैं? नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस, और मुझे ये लग रहा है कि ये एसोसिएट की बैलेंस शीट में से एसेट्स लायबिलिटीज दिए हुए हैं। ये एसोसिएट्स की बैलेंस शीट में से एसेट्स लायबिलिटीज दिए हुए हैं, और ये वो होते हैं जिनको हम काटते हैं। ये वो होते हैं जिनको हम काटते हैं, याद है? तो भाईजान तू उत्ते बैलेंस शीट दे देंदा, थल्ले दे छड़ी, मैं परेशान हो गया। इतनी है। ओके, अब जरा एक नाकाम कोशिश करें इससे क्लोजिंग माइनस प्री टाइप निकालने की। 1 जनवरी 20, 31/12/20 शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग एसोसिएट का और नेट एसेट्स बताएं क्लोजिंग कितने हैं? 4480। ये नेट एसेट्स आ गए क्लोजिंग। ओके, ओपनिंग नेट एसेट्स सवाल में गिवन है, मिसिंग है? मिसिंग। ओपनिंग ही प्री है। ओ भाईजान ओपनिंग ही प्री है ऑन 1 जनवरी 2020। ओपनिंग भी मिसिंग है, प्री भी मिसिंग है। डन। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बंदा जिद पे आ जाए कि मैंने पूरा करना है, तो फिर पूरा करने की सूरत में उसे यहां पे प्रॉफिट डालने पड़ेंगे। उसे यहां पे क्या डालने पड़ेंगे? प्रॉफिट। शेयर कैपिटल को क्या लेना पड़ेगा? 0। अर्निंग वही आ गई। एवरी एफर्ट कर रहा हूं मैं किसी तरह, मैं इस तरह चल पड़ूं। ठीक है जी, ये अर्निंग सारी वही आ गई। पैट कितना? 9 10। पैट अवेलेबल है पूरे साल का। इस तरह करके क्या निकल आनी थी? ओपनिंग आ रही। इस तरह करके क्या निकल आनी थी? ओपनिंग आ रही। इस तरह करके ओपनिंग आ रही निकल आनी थी। जब ओपनिंग आ रही निकल आनी थी तो जान मार के आपने फिर क्लोजिंग माइनस प्री की तरफ पहुंचना था। अच्छा, करते रहें ट्राई। ये बताएं, लेकिन एक गलती कर रहे हैं आप कि डिविडेंड भी वो रिकॉर्ड कर चुका है। डिविडेंड भी वो रिकॉर्ड, अगर डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुका है तो ये क्लोजिंग आरी तक पहुंचते हुए बोले प्रॉफिट ऐड हो गए होंगे और डिविडेंड माइनस हो गए होंगे। तो फिलहाल मुझे ओपनिंग इस तरह ना निकलवाएं। मैं इस लेवल पे अब खड़ा हूं कि मैं वर्किंग 6 ट्राई कर लूं वर्किंग 6 ट्राई। इस लेवल पे मैं खड़ा हूं। एवरी पॉसिबल एफर्ट करके हम देखना चाह रहे हैं कि पेपर वाला चाहता क्या हमारे से। व्हाट इज क्लोजिंग आ रही? 4480। व्हाट इज प्रॉफिट? बोले 910। व्हाट इज डिविडेंड? 490। डेट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो 910 ये हो गया, 490 ये हो गया। व्हाट इज ओपनिंग आ रही? 4060। अब आप मुझे क्लोजिंग माइनस प्री का डिफरेंस लें। एक मिनट, क्लोजिंग माइनस प्री का डिफरेंस लें। 420 के ऊपर आप लगाएं 35%, 147। तो ये 147 वही है जो इन दोनों का डिफरेंस है, 147। तो जो कोई इधर से जाके पकड़ने की कोशिश करता कान, तो शायद पकड़ लेता। कर ले नोट। लेकिन आई के अपने लिखा हुआ है अपने सॉल्यूशन में कि मैंने नेट एसेट्स को इग्नोर किया है। उसने क्यों इग्नोर किया है? जब सीधे तरीके से खीर पकती है तो उल्टे तरीके से पकाने की क्या जरूरत है? इतनी मुश्किल एफर्ट, ये मुश्किल एफर्ट है ना, इससे पहले वाली आसान एफर्ट थी। तो ये एक मुश्किल एफर्ट है जो आप कर सकते हैं। इसका नहीं, ये तो पूरा है,
वो मैं फिर बाकी अगर आपको चाहिए तो ये सारा मेरा है। चलो इसकी तस्वीर खींचनी है तो अलग से खींच लो, ये तो फुल है, लेकिन अभी मैं सिर्फ काम की चीज़ दिखा रहा था। अगर अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर चुका है तो मैं क्लोजिंग आरी से यहां पे पहुंचने के लिए तो वर्किंग 6 बना सकता हूं ना। अगर अकाउंटेंट डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुका है तो क्लोजिंग आरी से ओपनिंग पे पहुंचने के लिए मुझे डिविडेंड शो करना पड़ेगा। इफ रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट वाला लफ्ज ज़हन में लाएं। अच्छा जी, 70% मार्क्स कितने लोगों के आ जाने थे सवाल में? 70% मार्क्स। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ना ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल मेरे ख्याल से अब आपसे घर में 20 से 25 मिनट में हो जाना चाहिए, इससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 20-25 मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 1 पे आपको ना टाइम लगाइएगा फिर घंटा सवा। अच्छा, इसमें आप कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी? सिर्फ 3, और 3 को क्या करना था? इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 1 देना जरा किताब। The following are the balances extracted from the records of Golden Limited, Silver Limited and Bronze Limited for the year ended 30 जून 2019। पैट बता दें तीनों के। पैट नहीं दिया ना तीनों का पैट बता दें। 30 जून 19 हमारा ईयर एंड है। पैट जी 400 137। ये जी तीनों का पैट आ गया। 30 जून 19 का साल है। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी ड्यूरिंग द ईयर इज 60 फॉर द ईयर है। और सब्सिडरी का सरप्लस नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आ रही। एसोसिएट का सरप्लस है। बीएल एंड जीएल, ये लाइन ना मैंने वहीं से उठाई है, वो जो लेक्चर 83 में कराया। जीएल एंड बीएल फॉलो रिवैल्यूएशन मॉडल वेयर एसएल फॉलोस हैड अडॉप्टेड द रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर ये करती तो इट वुड हैव रिकॉर्डेड अ सरप्लस फॉर द ईयर। तो इस साल का सरप्लस कितना आता? 35 डन। ओके 5.1 सही कर रहा हूं? सही जा रहा हूं सारा? तो मसला हो तो बता दीजिएगा। 5.2 5.3 ठीक है। जिनकी लॉ की क्लास से जा सकते हैं। वर्किंग 5 5.1 5.2 5.3 डन जी। 500 137 35 और 20। जी बोलें भाई। 500 137 35 और 20 डन जी। अब इसमें साथ साथ परसेंटेज लगानी है। 137 इंटू
30 परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देख लेना, 35 और 70 इंटू 35%, 48, जल्दी जल्दी जल्दी, 20 इंटू 35%, 7. So that is my starting point of these 4 figures. ये तो मेरे ख्याल से अगली चीज है ना, बैलेंस शीट टाइप है, इन्वेस्टमेंट इन, ये नोट ना करो यार अभी, ये मैं फिर आपको नोट करने दूंगा, ये इधर ही लिखा रहने दूंगा। ये सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट्स हैं एट कॉस्ट और ये एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट्स हैं एट कॉस्ट। पहली सब्सिडरी की है ना एसएल और दूसरी एसोसिएट की है 2500। ये क्लोजिंग आ रही है, ये क्या है? पूरे सवाल में कहीं भी गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन डिविडेंड की, तो वर्किंग 6 में बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? क्लोजिंग आरईज, पैट और बैलेंसिंग ओपनिंग आरईज। लेकिन ये वर्किंग्स शायद इसलिए चाहिए होती हैं कि प्री आरई कभी कभी मिसिंग होती है, लेकिन अगर पेपर में आप बना भी लेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद ख्याल आएगा कि प्री आरई सवाल में गिवन थी। तो प्री आरई अगर सवाल में गिवन थी तो इसलिए ये वर्किंग शायद खोलने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें। एक तो इसने पीएम मांगा हुआ है, एक इसने ओसीए मांगी हुई है और इसने वर्किंग 7 मांगी हुई है या 5.1? भाई 5.1 तो इसमें वैसे ही हो जानी है ऊपर वाले में। एज ऑन वाली मांगी हुई है या फॉर द ईयर? तो वर्किंग नंबर 7। सॉल्यूशन में गलती से मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कर दी हुई है, सॉल्यूशन में टी काउंट बनना चाहिए था, तो टी काउंट अभी बना लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी ना वर्किंग 7 के एंगल से चीजों को ना सोचिएगा। वर्किंग 7 के एंगल से सोचने का क्या मतलब है? कॉस्ट, क्लोजिंग माइनस प्री। तो वर्किंग 7 के एंगल से चीजों को ना सोचिएगा। पहले मुझे कौन सा सवाल करा लेंगे? पॉइंट ए। चलें जी, नहीं वर्किंग 6 करते रिवैल्यूएशन में लेते। डिटेल्स ऑफ जीएल्स इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोस। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। अब जरा देख लें, सब्सिडरी और एसोसिएट को 3/12 4/12 तो नहीं करना। यकम जनवरी 17, ये तो पिछला साल है तो इसको नहीं करना। आगे चलें, यकम जनवरी 18 हमारा साल है, हमारे साल का पहला दिन है, तो फिर सब्सिडरी को भी नहीं करना। ओके, अच्छा जी, अगर आप बात करें परसेंटेज की, वो ये है, ये सब्सिडरी है, ये एसोसिएट है, ये इनके शेयर कैपिटल हैं जो बैलेंस शीट में आ रहे होते थे। अगर आप मुझे कहें ना सर खींच तान के इनकी बैलेंस शीट बना दें सेपरेट वाली, तो मैं इस सारे डेटे से आपको खींच तान के सेपरेट वाली बैलेंस शीट भी बना के दे सकता हूं। ये सेपरेट वाली बैलेंस शीट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, ये सेपरेट वाली बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट इन, ये सेपरेट वाली बैलेंस शीट है। क्लोजिंग आरईज, सेपरेट वाली बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल, सेपरेट वाली बैलेंस शीट है। तो सेपरेट वाली बैलेंस शीट का डेटा सारा दिए या अच्छा खासा दे दिए? अच्छा खासा डेटा दे दिए। इसके अलावा और कोई डेटा नहीं है सेपरेट वाली बैलेंस शीट का। ये आ रही तो कौन सी वाली है? प्री। ये आ रही कौन सी वाली है? प्री। ओके, यहां पे खड़े होके मुझे बताएं, क्या वर्किंग 1 मैंने आपको कहा था कि P&L के सवालों में और बैलेंस शीट सवालों दोनों में करनी है? क्यों करनी है? क्योंकि नेगेटिव गुडविल आ सकती है और दूसरी वजह इंपेयरमेंट आ सकती है। तो यहां पे खड़े होके मुझे फिलहाल वर्किंग 7 की टेंशन ना डलवाएं। वर्किंग 7 को मैं देख लूंगा बाद में। फिलहाल मुझे बता दें, क्या मैं वर्किंग 1 कर सकता हूं? कैसे? वर्किंग 1, इट इज क्लोजिंग, इट इज प्री, ऐसा ही है। अच्छा चलें जी, वर्किंग 1 आप मुझे करवा दें। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है बोले 1400, ठीक है। इसके बाद शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5000। आगे प्रोफेशनल फी शामिल है? कोई नहीं, नीचे जाके पढ़ लेंगे, नीचे जाके पढ़ लेंगे, इसको काट देंगे। 6000 है शेयर कैपिटल, 6000 है। आगे चलें। एक भाई कह रहे हैं 1400 में गलती है, कोई मसला नहीं, नीचे आने दें। आगे चलें। आ रही 3000, ये कौन सी होगी? प्री।
ना 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 ना, एसआरई का अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। एसआरई क्यों खोलने हैं हमने, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम कौन सी। वर्किंग 1 जरूरी है, बस डायरेक्ट वर्किंग 5 करेंगे इसके बाद। वर्किंग 5 मैंने उधर खोल ली भी है, ये वर्किंग 1 है। आगे चलें जी, चलें जी, पहली एडजस्टमेंट पोस्ट करवाएं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएल इंक्लूड, ये वाला 1400, इस 1400 में 20 मिलियन शामिल है जो कि आपने सब्सिडरी एक्वायर करने के मद में पे कर दिया है। तो ये प्रोफेशनल फीस है। रेक्टिफाइंग एंट्री जी कितनी, 20। एक्सपेंस डेबिट कहां करेंगे, पीएनएल के मुंह पे जाके। सीआरई में क्यों करेंगे, सीआरई तो मांगी नहीं उसने, तो मुझे कटवा के आज सीआरई एसआरई ना करवाइएगा वरना मैं आपको मारूंगा। तो इसलिए कटवा के सीआरई एसआरई ना करवाएं। आप बता दें 20 रुपए कहां लेके जाऊं, पीएनएल के मुंह पे। मुझे आपका जो है ना वो मूड सही नहीं लग रहा। हाँ जी, ये 20 रुपए कहां जाने हैं यार, आप तो ये सवाल करवाने के चक्कर में मुझे लग रहे हैं। ये 20 रुपए कहां जाने हैं जल्दी बताएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कितना, 20 प्लस 20। अब अल्लाह का शुक्र है इस सवाल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी और सवाल की हो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 20 ऐड हो जाएगा। एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करा दें, कोई मसला नहीं। पेपर में हम इंशाल्लाह ऐसे कर लेंगे। 1400 शर्म नहीं आती, बाहर गया हुआ है, अंदर आ। पेपर में इस तरह कर देंगे, 1380 एग्जामिनर कहेगा जबरदस्त यार इसने तो सही चीज की है, सारा कटिंग के नंबर नहीं कटेंगे। चलें चलें यार आगे, सांस की एडजस्टमेंट्स। द फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एसएल शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। इशुएंस ऑफ 175 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ, फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू खरीदना ऑफ सब्सिडरी। खरीदी किससे गई होगी, सऊदी किंग से। तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू खरीदना ऑफ सब्सिडरी आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। तो ये ट्रांजैक्शंस किसके दरमियान हुई होंगी, हमारे और सऊदी किंग के दरमियान। अब मुझे लग रहा है कि ये आप बताएं इस 1400 में फिर मसले पे मसले हैं। क्या मसले हैं, एक और मसला निकल आया। वो क्या मसला निकला, जल्दी एंट्री करवाएं। इशुएंस ऑफ 175 मिलियन और जीएल, जल्दी जल्दी। इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। इतने के बदले इतने शेयर या डायरेक्ट दे रहे शेयर्स, कितने, मल्टीप्लाइड बाय पी के शेयर की फेयर वैल्यू ढूंढे। जान पी के शेयर की फेयर वैल्यू कितना, 10। क्यों, पी के शेयर की फेयर वैल्यू 20 इंटू, जवाब 35.35। अच्छा, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करूं भाईजान, पेपर में कंसोलिडेशन का सवाल ही करते रहिएगा बैठ के। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट के मुंह पे जाके क्रेडिट करना है ना, बैलेंस शीट मांगी है तो ट्राई कीजिएगा, जनरल एंट्रीज करके जरा अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी। ये एंट्री पूरी कीजिएगा पेपर में बैठ के, दुआ का खौफ करें। अब ये वाली में एंट्री करवा रहे हैं तो फिर तो हम यही सवाल पेपर में करते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से मार दूं, 3500 से। अगली एंट्री बताएं, कैश पेमेंट ऑफ 1000 आफ्टर 3 years। जल्दी जल्दी एंट्री। इन्वेस्ट, वो वाला हमारा सफा जिसमें मैं कह रहा था 2-3 एडजस्टमेंट पेपर में आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल या डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। पकड़े जी पकड़े, 1000 कितने सालों बाद, 1.12 रेज़ टू पावर -3 कितना, 712। चलें जी, भाई ने नीचे, अच्छा जी 712 हो गया। 712 से इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल। मेरा पेएबल क्रेडिट करने को दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि इसलिए आपको पता है पेएबल को मैंने क्या करना है, सर में मारना है। अच्छा, इसकी एंट्री अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल। 712 इधर आए, जरब 12%, 85। अब आप मुझे ये वाली फिगर्स, येलो वाली मैं इसलिए पोस्ट करूंगा
क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट मजबूरन एडजस्टमेंट अकाउंट में बना रहा हूँ, तो ये मजबूरन इसलिए मुझे उठानी पड़ेंगी। ये बैलेंस शीट की चीज़ें हैं, इसको फारिग कर दें। ये बैलेंस शीट की चीज़ है, इसको फारिग कर दें। ये बैलेंस शीट की चीज़ है, इसको फारिग कर दें। ये ज़रा आपको भूल जानी है पेपर में, 85 फाइनेंस कॉस्ट 85। अच्छा सॉरी यार, मुझे पहले पूरा सवाल पढ़ लेना चाहिए था, मैं बार बार आपको कटिंग करवा रहा हूँ जी। इन्वेस्टमेंट्स में बता दें अब आप क्या क्या जमा करना है, जल्दी 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 जमा करवाएं। इसको हम वर्किंग 1.1 के नाम से करते थे, याद होगा आपको। कितना? 3500 प्लस 712 फाइनल फिगर 5592। डन जी, वेरी इजी। ये नोट कर लें जरा, ये 4 जनरल एंट्रीज। ये लो, मेरे ख्याल से तो ये तीनों एडजस्टमेंट्स हो जानी थी पेपर में। ये तीनों एडजस्टमेंट्स हो जानी थी, नहीं हो जानी थी? हो जानी थी। आगे चलें। अधूरी अधूरी एंट्रीज करनी है पेपर में, पूरी पूरी के चक्कर में नहीं पढ़ना। ऑन द डेट ऑफ एक इन्वेस्टमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ जीएल एंड एसएल वाज इतने। ये पेरेंट के शेयर की फेयर वैल्यू इसलिए यूज होती है कि पेरेंट के शेयर सऊदी किंग को दिए जा रहे होते हैं, और ये अगर तब यूज होगी जब कभी एनसीआई मैंने फेयर वैल्यू पे निकालनी हुई। तो जरा देख के बता दें, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, जीएल मैयर्स एनसीआई एट फेयर वैल्यू, तो इसलिए ये वर्किंग वन में आप ले जाइएगा। अब ये वर्किंग वन में अगर आप मुझे लेके जाने को कहते हैं तो मैं ले जाता हूं। मुझे बता दें शेयर कैपिटल 5000 है, तो 5000 का मतलब है 500 शेयर्स टोटल हैं। 500 में से 500 में से 600 में से हमने कितने बाय किए हुए हैं? 70%। तो 600 इंटू 30% एनसीआई के पास है। कितने? 40। 600 ज़रब 30% शेयर एनसीआई के पास है ना। 600 ज़रब 30% 180। तो 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 17 से। व्हाट विल बी इट? 180 इंटू 17। व्हाट विल बी इट? एनसीआई की फेयर वैल्यू 180 इंटू 3060। ओके, आगे। ये वर्किंग वन की मैं तस्वीर एंड पे लेने दूंगा। लें जी, अगले सफ़े पे आसान एडजस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, वो भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये एक एडजस्टमेंट है जिस पे आप मुझे थोड़ा सा टाइम लगवा दें। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल, ये दोनों आपको मैंने क्लास में करवाई हुई है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल यानी हमारे साल के पहले दिन ना यार, पिछले साल कैसे यार? हमारे साल के पहले दिन, हमारे साल के पहले दिन। एसोसिएट और सब्सिडरी की दही नहीं बनानी पेपर में। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वर इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग: एन इंटरनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर by SL which had a fair value of 150 million, the cost of 120 million incurred by subsidiary on development had been expensed out by SL since the software did not meet the recording criteria for capitalization. रुक जाएं, सरप्लस बताएं। एक्सेलेंट, 150। अब जरा सुनते रहें आज, जिसको कहते हैं नहीं सुनाना अगले को। अब जरा सुनते रहें। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सी चीज़ों की कैरिंग अमाउंट ज़ीरो आती है। इसमें 4 चीज़ें हैं: मेथड, ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट। अगर ये इंटरनली जनरेटेड हैं, हमेशा बुक वैल्यू ज़ीरो है। इसके अलावा अगर कोई इंटरनली जनरेटेड है, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, पेटेंट और कोई चीज़ इंटरनली जनरेटेड है,
और वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट नहीं करेगी तो उसकी बुक वैल्यू जीरो होती है। भाईजान कैरिंग अमाउंट का लफ्ज ना बैलेंस शीट के लिए है और कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू के माने में होता है। कैरिंग अमाउंट कभी भी एक्सपेंसेस की नहीं होती। P&L में जो चीज चली जाए उससे कैरिंग नहीं कहते। कैरिंग अमाउंट का लफ्ज किसके साथ खास है? What is the carrying amount in separate financial statements? The cost has been expensed out. तो cost has been expensed out को अंडरलाइन करके क्या हमने लिखा? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, तो वह 150 से एंट्री होनी थी। अगली एंट्री तो आप कर लेंगे। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन। अब क्या करूं? एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन करूं या पेपर में डायरेक्ट यहां 150 लिख दूं? पेपर में डायरेक्ट 150 लिख दूं, एंट्रीज करने बैठ जाऊंगा तो मेरा तो मसला बढ़ जाना है। अच्छा, इसके बाद डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन P&L के मुंह पे डालनी है तो 150 को डिवाइड करें 5 से 30 और साथ वर्किंग 5 में भी 30। समझ आ गया? तो अब आप बड़े हो गए जिसमें इसको डायरेक्ट पोस्ट किया करें। एसआरई में भी जानी थी लेकिन एसआरई की क्यों सोच रहे हैं? अच्छा जी यार, ये वो एडजस्टमेंट थी जो कि हमने परसों तरसों की है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज का मतलब है कैरिंग अमाउंट जीरो। ये 90 कंफ्यूजिंग है। इन द बैलेंस शीट ऑफ एसएल विच हैड एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 60। तो 0 और 60 का डिफरेंस 60। लायबिलिटी बुक करें। एक्सपेंस 100% ये एंट्री करवाई है। एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट ना P&L के मुंह पे नहीं लेके जाना। एक्विजिशन डेट वाली कोई चीज P&L के मुंह पे नहीं जानी। एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट। बाप ने कितने से काम किया है? 60 से। तो एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट और क्रेडिट क्या करना है? लायबिलिटी। वो बैलेंस शीट की चीज है, उसे छोड़ें, आगे चलें। एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। बेटे ने कितने से एंट्री कर दी? बेटे ने जितने से किया उतने से उल्टानी है। लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। SRE टाइप सोचूं या एस प्रॉफिट्स और P&L का मुंह? एस प्रॉफिट्स और P&L का मुंह। इस 40 को नहीं ये यार, ये नहीं P&L के मुंह पे लेके जानी। ये सऊदी किंग प्री वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं जी। एक्सपेंस क्रेडिट। अब जरा इस प्रॉफिट पे सोचें। खर्चे कम करने से कितना? 40। चलें, ये एंट्री बस नोट करनी थी। छोटा सा लिख लिया करें आप, हिट वर्किंग 5 इस तरह लिख लिया करें। ऐसा ही टाइप चीज है ना। अच्छा, थोड़ा फील करें आज आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स भी पोस्ट हो सकती हैं और टाइम जरा बच सकता है पेपर में। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अब आपकी हो जाएगी, नहीं इंशाल्लाह आप किया करेंगे डायरेक्ट। और अगस्त के महीने में जब इतनी दफ़ा आप कर लेते हैं तो पेपर में 40 से 50% एडजस्टमेंट्स आप डायरेक्ट पोस्ट कर लेते हैं। बाकी कोई सऊदी किंग को शेयर दिए, को पैसे देने का वादा किया, उसमें शायद पेपर में टाइम लग जाए, लेकिन हो सकता है उसमें भी पैसे देने के वादे में आप इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल लिया करें और पीवी भी डायरेक्ट निकाल लिया करें। मेरे ख्याल से तो आप निकाल लिया करेंगे जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। नेक्स्ट जी, अगर ये जिसमें मैंने करवानी है तो मैं जा रहा हूँ। फॉलोइंग इंटर कंपनी सेल्स वर मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड T1 S to GL GL to BL। ओके, पॉइंट 6 पढ़ें जी। जबरदस्त हो गया है, तो क्लास जल्दी खत्म हो गई है। पॉइंट 6 पढ़ें जी। पास पेपर का और क्वेश्चन कर लेते हैं हम मेगा जल्दी। ऑन 2 जनवरी 2019 आपका फ्यूचर बन रहा होता है और आप लोग नहीं बोल रहे होते हैं। ऑन 2 जनवरी 2019 आप कह रहे हैं हमें हमारी जान नहीं जारी होती है। ऑन 2 जनवरी 2019 बाप ने लोन दिया है, हैं 2 लोन दिए हैं, एक सब्सिडरी को और एक एसोसिएट को। 150 इंटू 12% कितना? इंटू 6/12
कितना 9 और 130 इंटू 12% इंटू 6/12 7.8। अदर इनकम -9 -9 7.8 का क्या करूं? बोले 7.8 का क्या करूं? पेरेंट ने अपनी अदर इनकम में डाला होगा 7.8 और एसोसिएट ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट में डाला होगा। तो एसोसिएट की फाइनेंस कॉस्ट गिवन ही नहीं, तो एसोसिएट में क्या क्या चीजें कैंसिल नहीं होती? डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में, लोन रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में। इधर आ जाएं, सेल परचेज भी कैंसिल नहीं होती एसोसिएट में, इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस भी कैंसिल नहीं होता और मैनेजमेंट फीस इनकम एक्सपेंस भी। फिर एसोसिएट में होता क्या है जो 100 पेजेस पे हुआ है? फिर वो होता है एसोसिएट में। तो ये बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी जिससे हमें एक बात जरा रिवाइज होगी कि आपस की इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस एसोसिएट में कैंसिल नहीं करनी है। 7.8 को निकाल के रख लीजिएगा, इसका चार्ट डालिएगा घर जाके मैंगो का, तो पता लगे सूड़े का डाल के आए हूँ। ओके, वैसे तो सूड़ा देता मुझे। अच्छा जी, तो इट इज ऑल ओके। अब आप मुझे ये बता दें कि क्या वर्किंग 5 मेरी मुकम्मल हो गई है? नहीं जी, वर्किंग 5 मेरी मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि शायद इस एडजस्टमेंट में से कुछ निकलना हो। इसी तरह क्या वर्किंग 5.1 मेरी मुकम्मल हो गई है ए प्रॉफिट वाली? मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है इस एडजस्टमेंट में से कुछ निकलना हो। तो इन एडजस्टमेंट्स को अगर घर में पढ़ेंगे तो सिर्फ किस एंगल से पढ़ेंगे? बैलेंस शीट के एंगल से या P&L के एंगल से? P&L के एंगल से। नाउ आई नीड योर 5 मिनट्स फॉर प्रिपेयरिंग वर्किंग नंबर 7। वर्किंग 7 का फॉर्मेट आता है? वर्किंग 7 का फॉर्मेट, वर्किंग 7 का फॉर्मेट, चलें जी शुरू करें। अब वर्किंग 7 के एंगल से चीजों को सोचना है, यानी बैलेंस शीट के एंगल से या फॉर द ईयर के एंगल से? बैलेंस शीट के एंगल से। इन्वेस्टमेंट इन जी कॉस्ट 2500, पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग माइनस, देख लें शायद क्लोजिंग माइनस फ्री अवेलेबल हो, फिर हमारा काम चल जाएगा। क्लोजिंग फ्री, शुक्र है अवेलेबल है। जी क्लोजिंग माइनस फ्री बोले। अच्छा यार, ये ना वीडियो अटेंड जरूर कर लेना, इसमें एक सरप्लस की एडजस्टमेंट है जो मैंने करानी है, ये वीडियो अटेंड जरूर कर लेना, जो मैंने फॉर्मेट में दिखाई थी पहले। जी क्लोजिंग माइनस फ्री 2200 माइनस, यार ये 2200 माइनस 1800, 2200 माइनस 1800 137 के बराबर क्यों नहीं आ रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर के? परसेंटेज कितने लाई है ना, इतने परसेंटेज लाई है ना, इतने लाई है ना, इतने लाई है। डिविडेंड नहीं है सवाल में भाई, ये क्लोजिंग आ रही है, ये 1.5 साल पुरानी आ रही है, कोई होश के नेल ले लें। ये कौन सी आ रही है? क्लोजिंग आ रही है, ऐसे ही है ना। वैसे ही मैं एक चीज पूछ रहा था, ये कौन सी आ रही है? 1.5 साल पुरानी। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 1.5 साल का प्रॉफिट आएगा या 1 साल का? तो मैं तो आपसे बोंगी मरवा रहा था, मैं कह रहा था कि 1.5 साल का प्रॉफिट 1 साल के बराबर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, आप कहते पता नहीं क्या चक्कर है, तो किधर गई होती है? सैर करने गई होती है। तो क्लोजिंग है और ये क्या है बोलें? फ्री है। ये कितने साल का प्रॉफिट है? 1.5 साल। लेकिन वर्किंग 7 में तो 1.5 साल का प्रॉफिट जाएगा ना, वर्किंग 7 में 1.5 साल का जाएगा। और वर्किंग 5 में, वर्किंग 5 में फॉर वर्किंग, और वर्किंग 7 में एज ऑन। ये हल्का फुल्का थोड़ी देर बाद ना आपको हिलाना होता है, क्योंकि आप समझ रहे होते हैं सब समझ आ रहा है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट। जी क्लोजिंग बोलें 2200 माइनस ये 1800 वाली चीज 2200 की होगी, तो ये
जितना भी गोश्त है सारा हमारा इंटू 140। अच्छा एक चीज आपको मैंने आज नहीं बताई थी, पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्लोजिंग माइनस प्री कितने साल का चाहिए? 1.5 साल का। 1.5 साल का कितने साल का चाहिए? 1.5 साल का। अच्छा थोड़ी सी ज़रा हेल्प करवाएं, 1.5 साल का मुझे सरप्लस चाहिए। तो अब क्लोजिंग सरप्लस की कोई लाइन भी नहीं डली हुई इधर, सरप्लस एज एट 30/19, और कोई प्री सरप्लस की भी लाइन नहीं डली हुई कि क्लोजिंग और प्री कर लेते हैं। अच्छा अगर मैं ये कह दूं कि जो मेरा ये वाला सरप्लस है 20 रुपये वाला, ये 1 साल वाला है, मुझे चाहिए कितने साल का? मजबूरन फिर क्या करें, बिल्कुल ही ना उठाएं या इस 1 साल वाले को उठा लें समझ के पोस्ट के यही है 1.5 साल में, पहले 6 महीने में फिर नहीं होगा सरप्लस। 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन हैं। वो तो लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर, मेरा सवाल कुछ और है। ड्यूरिंग द ईयर पिछले 6 महीने का भी तो कोई ना कोई सरप्लस हो सकता है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अब मेरा 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, क्या क्लोजिंग माइनस प्री सरप्लस निकल सकता है? नहीं। क्या 1.5 साल का सरप्लस निकल सकता है? नहीं। कितने साल का सरप्लस अवेलेबल है? 1 साल का, और मुझे 6 महीने का और चाहिए। अब इसको इग्नोर कर दूं या इसी को डाल दूं और 6 महीने का जीरो ले लूं? इसी को डाल दें। तो मेरे ख्याल से पोस्ट 1.5 साल का है, कुछ इस किस्म का समझ लें। तो क्लोजिंग माइनस प्री तो अवेलेबल नहीं है, इसको मैं काटता हूँ। मुझे पोस्ट डायरेक्ट ही गिवन है, पोस्ट डायरेक्ट ही गिवन है, और वो पहले 6 महीने का जीरो और अगले, तो ये पोस्ट हो गया 1.5 साल पोस्ट इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग माइनस प्री। लेकिन ऑब्वियसली ये सारा हमारा नहीं है, 7। ओके, इसके बाद एडजस्टमेंट्स इधर कौन सी होनी है? P2A वाली, A2P वाली? इधर मैंने आपको आज बताया था A2P वाली होनी है, और इधर P2A वाली होनी है। जी ये देख ले दोनों में से कोई P2A वाली एडजस्टमेंट है? P का नाम पढ़ाएं। P, तो ये कौन सी वाली है? P2। बहुत बड़े हो गए आप, 69 पकड़ेंगे लेटर पे, डिवाइड करें 115 से, 69 डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15। एक और काम करें, 69 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाइड बाय 15 से आपको सुकून नहीं मिलेगा। पीस शेयर, बड़े हो गए हैं, लाइनें उन्हें ना डाला करें, बहुत टाइम लग जाता है। इंटू 35%, 3.15। कौन सा वाला? P2A, 3.15। कैरी डाउन। नहीं अभी इंपेयरमेंट वगैरह कोई नहीं है यार, इंपेयरमेंट नहीं है कोई जी। 264 whatever it may be। अच्छा 2500, 140, 7 और 3.15। 2500, 140, 7 और 3, ये वर्किंग 7। सोल्यूशन में अनलकीली स्टेटमेंट फॉर्म में हुआ है। मेरा आपसे कोई और सवाल है। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में हुआ है, सोल्यूशन में मैंने किस फॉर्म में किया है? टी काउंट फॉर्म में। रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं पेपर में क्या करेंगे? स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे, टी काउंट फॉर्म में करेंगे? बिल्कुल, किसी ने सही जवाब दिया है। स्टेटमेंट फॉर्म में तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें आदत है करने की। अगली बात, सवाल की रिक्वायरमेंट ना स्टेटमेंट है ना टी काउंट है, कंप्यूट अमाउंट। तो पेपर में क्या करेंगे? वर्किंग 7 की हेडिंग देंगे, और वर्किंग 7 की हेडिंग दे के उसके बाद आप क्या बना लेंगे? टी काउंट नहीं बनाएंगे, वर्किंग 7 की हेडिंग देंगे, टी काउंट बनाएंगे। टी काउंट बनाने के बाद सिर्फ आप ये वाली फिगर बता देंगे, जवाब ये है। आज मैं आपसे एक बड़ा मजे का सवाल पूछने लगा हूँ। ओहो, वो तो बड़ी आसान सा बात, मजे का सवाल। इस सवाल में वर्किंग 2, 3 और 4 आपने करनी है नहीं करनी? अच्छा, एग्जामिनर को नहीं पता कि क्रिश्चियन कॉलेज में किस वर्किंग का क्या नंबर है। अब
गेम आउट हो जानी है खुदा की कसम। आप वर्किंग 7 को 2 करके देख लें, देखें घर में कैसे हाथ पांव फूलते हैं, करके देखें किसी दिन, देखिएगा कैसे नहीं हाथ पांव फूलेंगे। क्या करें फिर, को मशवरा दें, क्या करेंगे पेपर में? यानी वर्किंग, इसको क्या मतलब, वर्किंग 1 वो हो जाएगी, इसको अगर इसको वर्किंग 2 3 4 5 किया ना, फिर तो कई गेम आउट हो जानी है आपकी। सजेशन देते हैं ना जल्दी जरा, ऐसे पेपर में वर्किंग 1 कर दी, 2 3 4 नो नीड, ऐसे को वर्किंग 1 वर्किंग 2 खोलिएगा डेटर लिख के, वर्किंग 3 खोलिएगा क्रेडिटर लिख के, वर्किंग 4 वैसे ही लिख के काट दीजिएगा। चलें, ये अब मेरा सवाल है, इसका जवाब इंशाल्लाह मैं कल लूंगा आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।